दोस्तों आज हम लोग आईसीएससी हिस्ट्री में मेडिएवल इंडिया पढ़ेंगे और मेडिएवल इंडिया में मैं आपको पढ़ाऊंगा द चोलास के बारे में। देखो इंडिया का जो सदर्न पार्ट था ना, यहाँ पर द्रविडियंस रहते थे। जैसे आज भी आप साउथ इंडियंस को देखोगे तो हमसे कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क होता है, उनका हमसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उनका कल्चर काफ़ी अलग है। तो हम नॉर्थ इंडिया वाले आर्यंस थे और जो साउथ इंडिया में रहते हैं ना वो थे द्रविडियंस। देखो इंडिया में इस जगह पर ना कृष्ण नदी बहती है और इसके नीचे यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट है ये पूरा पार्ट द्रविडियंस का था। यहाँ पे द्रविडियंस रहते थे। द्रविडियंस में 3 किंगडम्स हुआ करते थे, द चेरास, द पांड्यास और द चोलास। चोलास सबसे सबसे ज्यादा ताकतवर थे। अब कुछ जगह पर यह पढ़ाया जाता है कि बाहुबली जो फिल्म थी ना भैया वो द चोलास के ऊपर बनी हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बाहुबली पूरी फिक्शनल कहानी है, फिक्शनल मूवी है। खैर मैं आपको कोई फालतू बातें नहीं बताऊंगा, जो आपके काम की हैं वही बताऊंगा और बेहतरीन नोट्स है मेरे पास में, उससे आपको पढ़ाऊंगा। बहुत आसान करके आपके समझ में आएगा पूरा चैप्टर। तो 9th सेंचुरी में चोला किंगडम डोमिनेंस में आया। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। इन लोगों ने क्या करा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना नेवी को बना दिया। ये लोग जानते थे समुंदर की इंपॉर्टेंस को और यहीं से इन्होंने श्रीलंका को कैप्चर किया, फिर मालदीव आइलैंड के ऊपर कब्जा किया। आज भी आप देखो साउथ इंडियंस और श्रीलंकन्स बहुत मिलते जुलते लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। वो इसी वजह से है क्योंकि चोला ने श्रीलंका को कॉन्कर कर लिया था और फिर इन लोगों ने समुंदर से व्यापार करना शुरू करा। ये लोग जानते थे समुंदर की इंपॉर्टेंस को। आपने वो फिल्म देखी है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई? उसमें सुल्तान मिर्जा सबको इलाके बांट देता है कि ये इलाका तुम्हारा है, ये इलाका है तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। तो उससे कोई पूछता है कि भाई आपने सारी ज़मीन तो हमें बांट दी, खुद के लिए तो कुछ रखा नहीं। तो सुल्तान मिर्जा कहता है कि मेरे पास समुंदर है ना। सुल्तान मिर्जा जानता था समुंदर की इंपॉर्टेंस को, वैसे ही ये जो चोलास थे ये भी जानते थे कि समुंदर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारा इन्होंने ट्रेड करा अपना समुंदर से। इतनी पहले 9th सेंचुरी में ये बात चोलास को समझ में आ गई थी, जब कुछ भी नहीं था टेक्नोलॉजी के नाम पर। सोचो कितना मुश्किल होता होगा ट्रैवल कर पाना, वो भी समुंदर से। दोस्तों अब आपको सोर्सेज के बारे में पढ़ना है। देखो सोर्सेज वो होते हैं जिससे हमें पता लगता है हिस्ट्री के बारे में। मैं आपको बता रहा हूँ कि चोलास ऐसे थे, ये कल्चर था उनका। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको कैसे बता रहा हूँ? सोर्सेज के थ्रू ही तो बता पा रहे हैं ना हम लोग। सोर्सेज से हमें पता लगता है कि ये लोग किस तरह के थे, इन्होंने क्या क्या अचीव करा अपनी ज़िंदगी में। तो सबसे पहला सोर्स है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? देखो पहले ज़माने में राजा महाराजा कॉपर की प्लेट्स के ऊपर या दीवारों पे, पिलर्स के ऊपर, पत्थरों पर अचीवमेंट्स को ठुकवा के लिखवा दिया करते थे। देखो ये होती है कॉपर की प्लेट है, इसके ऊपर खुदा हुआ लिखा है, अचीवमेंट्स लिखी हुई हैं इसके ऊपर। जैसे मान लो आपने टॉप किया क्लास में, अब आप एकदम घर पर आए एक्साइटेड होके और आपने अपनी दीवार पे खोद दिया कि आज मैंने टॉप करा अपनी क्लास में। हाँ, इस तरह से राजा महाराजा करते थे, मंदिरों की दीवारों पर या पत्थरों पर या कॉपर की प्लेट्स के ऊपर खुदवा दिया करते थे अपनी अचीवमेंट्स को। अब देखो ये सब स्टार्ट किया था राजा राजा वन ने। राजा राजा वन चोलास के सबसे ज़्यादा ताकतवर राजाओं में से एक थे। तो उन्होंने खुदवाना शुरू करा अपनी अचीवमेंट्स को और फिर बाद में जो राजा आए ना उन्होंने भी इसी ट्रेंड को फॉलो किया, उन्होंने भी अपनी अचीवमेंट्स को खुदवानी शुरू कर दी। 3 तरह की इंस्क्रिप्शंस होती थी। कॉपर प्लेट ग्रांट्स, ये कॉपर की प्लेट्स वही हैं जो मैंने आपको दिखाई थी। इसके अलावा स्टोन इंस्क्रिप्शंस होती थी, पत्थरों पर खुदवा दिया करते थे, या फिर जो पिलर्स होते थे, दीवारें होती थी मंदिरों की, वहां पर भी खुदवा दिया करते थे। दोस्तों जो कॉपर प्लेट ग्रांट्स होती थी ना उन्हें एनबिल और कारंडी भी कहा जाता है। अब इनके साथ ही साथ कन्याकुमारी स्टोन भी था जिसपे खुदवा रखी थी अचीवमेंट्स को। और इन्हीं इंस्क्रिप्शन से, कॉपर प्लेट और स्टोन की जो इंस्क्रिप्शंस हैं उन्हीं से हमें चोला डायनेस्टी में जो राजा रहे हैं उनके बारे में पता लगता है। एक कॉपर की प्लेट का सेट मिला था, उसमें 31 शीट्स थी और ये शीट संस्कृत और तमिल लैंग्वेज में लिखी हुई थी। राजेंद्र चोला वन ने डोनेशन करी थी मंदिर को, उसके बारे में हमें इस इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। ठीक है, एक सेट मिला था कॉपर की प्लेट्स का, 31 शीट्स थी उसमें, और उन्हें पढ़कर हमें पता लगता है कि राजेंद्र चोलावन ने मंदिर को दान किया था और उन शीट्स पर संस्कृत और तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें इंस्क्रिप्शन से मिली है। सबसे पहले तो हमें यह पता लगता है कि चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है किस तरह का सिस्टम था। जैसे अपने देश भारत में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, सबके अपने अपने रोल्स हैं, अपने अपने काम हैं, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है ना। तो चोलास का क्या सिस्टम था, क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बारे में हमें पता लगता है इंस्क्रिप्शन से। इसका एग्जाम्पल है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन।
उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन हमें इंफॉर्मेशन देती है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, टैक्सेशन के बारे में और लैंड रेवेन्यू के बारे में। इसके अलावा दोस्तों इंस्क्रिप्शंस में हमें जो राजाओं ने गिफ्ट्स दिए हैं ना, डोनेशंस दी हैं मंदिरों को या ब्राह्मणों को, उसके बारे में भी हमें पता लगता है। इसका एग्जाम्पल है लेडन ग्रांट। लेडन ग्रांट इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये लेडन के एक म्यूजियम में है, हॉलैंड में है ये एक जगह लेडन, वहाँ के म्यूजियम में रखा गया है इसको, इस वजह से इसका नाम है लेडन ग्रांट। दोस्तों मंदिरों में जो मूर्तियां रखी जाती थी या जो मंदिरों में कंस्ट्रक्शन होती थी उसको भी इंस्क्रिप्शन में ही मेंशन किया जाता था। या फिर अगर राजा ने कोई जजमेंट पास करी है, कोई गुनाहगार है उसे सजाए मौत दी है या कोई सज़ा दी है, या फिर टैक्सेस से रिलेटेड कोई ऑर्डर है, या गाँव की जो सभाएं होती हैं उन सब की डिटेल्स भी हमें इंस्क्रिप्शन से ही मिलती है। इसके अलावा सेल्स के जो रिकॉर्ड्स हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र है, इन सब के बारे में भी हमें मंदिरों की दीवारों पर खुदा हुआ मिलता है। दोस्तों दूसरा सोर्स आपको पढ़ना है बृहदेश्वर टेम्पल। सबसे पहले आप बृहदेश्वर टेम्पल देखो, कितना खूबसूरत बना हुआ है। मैं आपको नोट से पढ़ा रहा हूँ ना, तो बड़ा आसान होगा आप सभी के लिए। चोलाज ने जो टेम्पल्स बनाए थे ना, उनके कुछ फीचर्स को नोट डाउन करो आप। गोपुरम, गोपुरम कहते हैं जो एंट्रेंस होता है ना टेम्पल का, उसको कहते हैं। इसके बाद है गर्भगृह, ये वो एरिया होता है जहाँ पर मेन श्राइन को रखा जाता है। श्राइन मतलब जहाँ पर मेन मूर्ति रखी होती है ना मंदिर की, उसको कहते हैं गर्भगृह। मंडप, मंडप कहते हैं ऑडियंस हॉल को, जहाँ पर आम जनता बैठती है ना, उसे कहते हैं मंडप। वैसे शादी में भी होता है लेकिन ये मंडप अलग है, ये ऑडियंस हॉल है। विमान, विमान कहते हैं जो टेम्पल का टॉप होता है ना, उस टावर को कहते हैं विमान। अब हम बृहदेश्वर टेम्पल को पढ़ते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल को राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं क्योंकि इसे राजा राजावन ने बनवाया था। यह टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। थंजावुर नाम की जगह पर स्थित है, सिचुएटेड है। थंजावुर है तमिलनाडु में, और 10th सेंचुरी में राजा राजावन ने इसे बनवाया था। दोस्तों ये टेम्पल ड्रेविडियन स्टाइल में बना हुआ है। ड्रेविडियन स्टाइल में ऊपर तक लेके जाते हैं टेम्पल को, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल दिखाया ना मैंने आपको, ये ड्रेविडियन स्टाइल कहलाता है। साउथ में ना बहुत ही शानदार शानदार मंदिर बने हुए हैं, और बृहदेश्वर टेम्पल भी तमिल आर्किटेक्चर की एक मिसाल है। अब मैं आपको बृहदेश्वर टेम्पल के आर्किटेक्चरल फीचर्स के बारे में बताता हूँ। विमान, विमान मैंने आपको बताया टेम्पल का जो टावर होता है ना, उसे कहते हैं। देखो ये होता है विमान, और इसकी हाइट है 190 फीट। जो ऊपर की ओर जा रहा है ना, ये विमान है, और ऊपर ये पूरा एक पत्थर है, और इस पत्थर की हाइट है 25 फीट। क्या आप जानते हैं ये 80 टन का है? जी हाँ 80 टन। एक टन में होता है 1000 किलो, तो 80 टन में कितना हो गया? 80,000 किलो। आप सोच के देखिए उस ज़माने में जब कोई क्रेन नहीं थी, कोई लिफ्ट नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस ज़माने में 10th सेंचुरी में इतना ऊपर ले जाना 80,000 किलो को और रखना कितना चैलेंजिंग होगा। आज के ज़माने में इतना मुश्किल है भैया, सोचो इतने पुराने ज़माने में कैसे इन लोगों ने करा होगा। अद्भुत है भाई, अद्भुत है, इनक्रेडिबल। मैं आपको बताऊं ये ना पजल टेक्निक से बना हुआ है, हालांकि ये आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। पजल टेक्निक में क्या होता है, कहीं पर भी सीमेंट नहीं होता लगा हुआ, पत्थर से पत्थर को जोड़ दिया और पत्थर से पत्थर फंस के बना दिया इतना बड़ा मंदिर। सोचो आप, इसको कहते हैं पजल टेक्निक। और लगभग लगभग ऐसा कहा जाता है कि 3000 हाथी पत्थरों को लेकर आए थे। अगर आप बृहदेश्वर टेम्पल कभी जाओगे तो वहाँ पे देखना, आसपास ना तो कोई पहाड़ है, ना कोई पत्थर की ऐसी व्यवस्था है कि पत्थर वहाँ से मिल जाए, बहुत दूर से कहीं से पत्थर आया होगा। खैर हम लोग टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। अगर मैंने आपको अच्छाइयाँ बतानी शुरू कर दी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, किसी और दिन बात करेंगे। तो पूरे मंदिर को मूर्तियों से सजा रखा है। मंदिर के अंदर एक बहुत ही बड़ा शिवलिंगम है जिसे मोनोलिथिक पत्थर से बनाया गया है। अब मोनोलिथिक कुछ होता नहीं है, ये एक टर्म है। मोनोलिथिक क्या होता है? एक पत्थर से बना हुआ। ग्रीक लैंग्वेज में मोनो का मतलब होता है एक, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, पत्थर। तो मोनोलिथिक का मतलब हो गया एक पत्थर से बना हुआ, उसमें ना कोई भी जोड़ नहीं है, एक ही पत्थर से कटा हुआ है। चलो इंग्लिश की क्लास भी होगी आपके साथ साथ। अच्छा, इसकी हाइट है 8.87 मीटर। मंदिर के अंदर आप जाएंगे तो आपको नंदी पवेलियन मिलेगा, असेंबली हॉल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री को। तो 9th सेंचुरी में विजयालय ने चोला रूल को इस्टेब्लिश किया था और अपनी कैपिटल को बनाया था थंजावुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। इसके बाद में आए परंतका फर्स्ट। परंतका फर्स्ट पोते थे विजयालय के, और इन्होंने ही श्रीलंका के रूलर्स को भी हराया और पांड्यास को भी हराया, और मदुराई को अपने अंडर में ले लिया। मदुराई तमिलनाडु में ही है। इसके बाद में आते हैं राजा राजा फर्स्ट और राजेंद्र चोला, और ये दोनों सबसे 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 ज़्यादा ताकतवर रूलर्स हैं चोला डायनेस्टी के। सबसे पहले राजा राजा वन को देखते हैं।
राजा राजा फर्स्ट ने अटैक किया पांड्यास के ऊपर, चेरास, ट्रेवेंकोर, वेंगी, कुर्ग और मैसूर और डेक्कन के पार्ट्स के ऊपर भी अटैक करा। इन्होंने नेवी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया, श्रीलंका और मालदीव्स तक ले गए नेवी को। श्रीलंका तो चोलास के 50 साल तक अंडर में था। इसके अलावा इन्होंने एक्सटर्नल ट्रेड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, इंकरेज किया। चोलास ने टेक्सटाइल को, मसालों को, प्रीशियस स्टोन्स जैसे हीरे जवाहरात होते हैं उन्हें वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया, और बदले में जो अरब मर्चेंट्स होते थे वो इन्हें पैसा देते थे, और उस पैसे से ही चोलास का किंगडम फला फूला। मैंने आपको बताया था कि राजा राजा फर्स्ट ने ही बृहदेश्वरा टेम्पल को बनाया था थांजावुर कैपिटल में, और इनके शासन में चोलास सबसे ज़्यादा ताकतवर थे, सुप्रीम पावर थे। अब हम देखते हैं राजेंद्र चोला को। राजेंद्र चोला राजा राजा फर्स्ट के बेटे थे। इनकी आर्मी ने बंगाल के किंग माहीपला को हराया था, और अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए इन्हें टाइटल दिया गया गंगाईकोंडा, और इन्होंने एक नई कैपिटल को कंस्ट्रक्ट करवाया जिसका नाम था गंगाईकोंडा चोलापुरम। नेवी को इन्होंने भी बहुत बढ़ाया। इंडोनेशिया के जो किंग थे श्री विजया, उनको इन्होंने हराया, क्योंकि इंडोनेशिया के जो मर्चेंट्स थे वो इंडियन मर्चेंट्स को बड़ा परेशान कर रहे थे। तो इन भाई साहब ने नाव ले गए इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के जो किंग थे उनको हरा दिया। आप सोच के देखिए कितनी ज़्यादा पावरफुल नेवी होगी। हिंदुस्तान से इंडोनेशिया लेके गए उस ज़माने में, 10th सेंचुरी में। एक्सटर्नल ट्रेड किया इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया से, साउथ चाइना से, जिसकी वजह से चोलास के पास में बहुत पैसा आया और ये और भी ज़्यादा फले फूले। इनकी जो नई कैपिटल थी गंगाईकोंडा चोलापुरम, उस कैपिटल पर इन्होंने बहुत सारे महल बनवाए और मंदिर बनवाए। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद में पढ़ेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फिर आएगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और आखिर में आएगा रेवेन्यू। ये पूरा सिस्टम है जिसके तहत चोला डायनेस्टी चलती थी। तो देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट में देखो सबसे बड़ा तो राजा ही है, राजा हेड है, किंग। ठीक है, जिस तरह से आज हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर है ना हमारे हेड, वैसे ही पहले ज़माने में चोला डायनेस्टी में किंग हेड था, और किंग के अंडर आते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मदद करते थे राजा की, जिस तरह से आज के ज़माने में प्राइम मिनिस्टर के साथ में बहुत सारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं, जैसे फाइनेंशियल मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, वैसे ही किंग के साथ में भी बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे जो किंग की मदद करते थे। अच्छा, किंग जो था ना वो रेगुलर टूर्स पर जाता था, देखता था कि उसका राज्य सही तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा। राजा ये देखता था कि जो ऑफिशियल्स हैं उनको सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही, जो पैसा आ रहा है ना लैंड से, उस पैसे से सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही, ये काम भी राजा का ही था। और जो राजकुमार होते थे, प्रिंसेस होते थे, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे राजा की, और अगर कोई वॉर होता था तब भी मदद करते थे राजा की। अब हम देखते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिवाइडेड थी मंडलम्स में, मंडलम्स कहो या प्रोविंसेस कहो, और मंडलम्स फिर और ज़्यादा डिवाइड होते थे वालानाडु और नाडु में। और इसका जो हेड होता था ना वो प्रिंस होता था, राजकुमार होता था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट राजकुमार चलाता था। बस इतना ही पढ़ना है आपको, कुछ खास नहीं पढ़ना इसमें। इसके बाद आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखो गांव के पास में ना लोकल गवर्नमेंट भी होती थी, ताकि अगर कोई छोटा मोटा मुद्दा हो जाए तो गांव के गांव में सिमट जाए। अब अगर गांव में पानी नहीं आ रहा तो राजा के पास में थोड़ी जाएंगे, उसको परेशान थोड़ी करेंगे छोटी छोटी बातों के लिए, या छोटा मोटा वाद विवाद हो गया तो गांव की सभाएं उसको हैंडल कर लिया करती थी, उसके लिए असेंबलीज बनाई जाती थी। तो 3 तरह की असेंबलीज होती थी गाँव में। पहली थी उर में सभी तरह के लोग शामिल होते थे, कोई भी उसमें हेड बन सकता था, ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण ही बनेंगे या कोई और ही बनेगा। इसमें सारी क्लासेस होती थी लोगों की। उसके बाद में आती थी सभा। सभा में सिर्फ ब्राह्मण बन सकते थे हेड, सभा को सिर्फ ब्राह्मण ही चलाते थे। और तीसरी थी नागरम। नागरम में सिर्फ वो लोग चलाते थे जिनका मार्केट में होल्ड होता था, जो मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वही इसको चलाते थे। ठीक है, 3 तरह की असेंबलीज मैंने आपको बताई, उर, सभा और नागरम। उर में सभी लोग होते थे, सभा में सिर्फ ब्राह्मण हो सकते थे, और नागरम में मर्चेंट्स या ट्रेडर्स होते थे। अच्छा, जो वोट था ना वो सभी लोग दे सकते थे जिनके पास में ज़मीन होती थी। जैसे सभा है, सभा में हेड तो ब्राह्मण ही बनेगा, लेकिन वोट हर कोई दे सकता है जिसके पास में ज़मीन है। जैसे मान लो मैं क्षत्रिय हूँ लेकिन मेरे पास में ज़मीन है, तो मैं वोट दे सकता हूँ। हेड नहीं बन सकता, मेंबर नहीं बन सकता उस सभा का, लेकिन वोट दे सकता हूँ अगर मेरे पास में ज़मीन है तो। द काउंसिल्स डिसाइडेड मैटर्स लाइक टैक्सेस, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड वाटर प्रॉब्लम्स। टैक्स का कोई मसला हो गया, छोटा मोटा वाद विवाद हो गया, या कोई पानी से रिलेटेड परेशानी हो गई, उसको ये लोग सुलझा दिया करते थे। अच्छा, टेम्पल्स का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था चोला किंगडम में।
टेम्पल्स के पास में बहुत बड़ी ज़मीन हुआ करती थी और जो ज़मीन उन्हें दान में मिलती थी उसे कहा जाता था देवदया या फिर देवदान। इन दोनों के नाम आप याद कर सकते हो, देवदया और देवदान कहा जाता था उस ज़मीन को जो टेम्पल्स को दान में मिलती थी। कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी होता था कि जो गांव वाले होते थे ना, वो डायरेक्ट मंदिर को टैक्सेस पे कर दिया करते थे, या तो फसल दे दिया करते थे या फिर सोना दे दिया करते थे। अच्छा, मंदिरों में बहुत सारे लोग हुआ करते थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी मिलती थी। मंदिर सिर्फ पूजा करने का स्थान नहीं हुआ करता था पहले ज़माने में, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी थे। और मंदिर में जो लोकल प्रीस्ट हुआ करते थे वो एजुकेशन देते थे संस्कृत और तमिल में। और मैं आपको बताऊं, टेम्पल्स एक्टिवली इन्वॉल्व भी हुआ करते थे ट्रेड में, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। अब हम देखते हैं रेवेन्यू को। रेवेन्यू आता था टैक्सेस से। 3 तरह के टैक्सेस होते थे, लैंड के ऊपर था, ट्रेड के ऊपर था, और जो लैंड के ऊपर फसल होती थी ना उसके ऊपर होता था। टैक्सेस का कुछ पार्ट तो किंग के लिए बचा हुआ रहता था, बाकी का जो हिस्सा रहता था वो लोगों की वेलफेयर में खर्च होता था। टैक्सेस से ही सैलरीज को पे किया जाता था ऑफिशियल्स की, रोड्स को बनाया जाता था, टैंक्स को बनाया जाता था, आर्मी के ऊपर खर्चा होता था, और जो मंदिर बनते थे वो भी टैक्सेस से ही बनते थे। जिस तरह से आज के ज़माने में हम लोग ITR को फाइल करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमारा पैसा जाता है टैक्स का, वैसे ही पहले ज़माने में भी विलेज की जो असेंबलीज होती थी उनमें से ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। आखिर में आपको पढ़ना है चोला आर्ट के बारे में। गजब का काम किया इन लोगों ने। कितने लोग साउथ में गए हैं मुझे लिख के बताओ कमेंट्स में, कितने लोगों ने विजिट करा है साउथ के मंदिरों को। क्या बेहतरीन मंदिर बने हुए हैं। ड्रेविडियन स्टाइल में इन लोगों ने टेम्पल्स को बनाया है। अभी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्रॉन्ज की इमेज आ रही है, ये नटराज कहलाता है और ये कल्चरल एक्सीलेंस को दिखाती है चोला पीरियड के। और इसी के साथ आपका चोलास खत्म होता है। बाकी के चैप्टर्स भी आपको नोट से पढ़ाऊंगा, बहुत आसान करके, हिस्ट्री सिविक्स दोनों पढ़ाऊंगा मैं आपको। अभी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट आ रही है ना, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो, आपको हिस्ट्री और सिविक्स के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे क्लास 9th ICSE के। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।